friends. I am Dr. Giriraj Sharma, consultant neonatologist at वात्सल्य शिशु हॉस्पिटल अजमेर। और एनआरपी सीरीज के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन एनआरपी, मतलब कुछ स्पेशल सिचुएशन, कुछ स्पेशल केसेस जिसमें नियोनेटल रिससिटेशन कैसे करना है। तो इसमें हम टोटल 10 पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। 10 सर्कमस्टांसेस हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी का रिससिटेशन और प्रीमेच्योर और एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी का रिससिटेशन। उसमें अपने को एक्स्ट्रा क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपने को कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे प्रीटर्म बेबी के रिससिटेशन के लिए। वो क्या क्या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स है? तो सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपने को प्लास्टिक रैप चाहिए, क्लिंग रैप चाहिए। सेकंड, कैप चाहिए और टेम्परेचर के लिए एक थर्मोडल मैट्रेस हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा में, और एक ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर चाहिए क्योंकि बेबी को एनआईसीयू में ट्रांसफर इंक्यूबेटर में ही करेंगे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। दूसरा, प्रीटर्म साइज का मास्क और अम्बू बैग ये अपने को चाहिए। और बेटर है अगर प्रीटर्म बेबी के लिए वेंटिलेशन के लिए अगर टीपीस रिससिटेटर अपने पास हो तो बेटर है। उसमें पीप अपन प्रोवाइड कर सकते हैं और एक कंसिस्टेंट पीआईपी उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी के लिए एक और क्या चाहिए अपने को, एक ब्लेंडर होना चाहिए अपने पास जिससे टाइट्रेटेड ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर सकें। ये सब इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अब एक प्रीटर्म बेबी के रिससिटेशन में और क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसको अपने को प्लास्टिक रैप में, अगर बेबी लेस देन 32 वीकर बेबी है तो उसको जैसे ही बेबी डिलीवर होता है इमीडिएटली बिना ड्राई किए अपने को प्लास्टिक रैप में कवर कर देना है। इससे क्या होगा, इवैपोरेटिव हीट लॉस को प्रिवेंट करता है क्योंकि प्रीटर्म बेबी में टेम्परेचर मेंटेन करना प्राइमरी अपना ऑब्जेक्टिव है, और उसको मेंटेन करने के लिए अपने को इमीडिएटली बिना ट्राई किए बेबी को इसमें कवर कर देना है। आजकल ऑलरेडी रेडीमेड कुछ पॉलीथीन बैग्स भी आते हैं, जैसे नियो हेल्प नाम से एक बैग आता है, उसमें इमीडिएटली आप बेबी को यहाँ पे नेक तक इमीडिएटली कवर कर सकते हैं। ये क्या करेगा, इवैपोरेटरी हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा। और बेबी के कैप लगाना है। अगर अपने को टाइट ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी, पीपीवी करना है तो टीपीस से करना है। पीप उसमें 5 का सेट कर सकते हो और पीआईपी 15 to 20 का हम सेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बेरोट्रोमा और वोल्यूट्रोमा का रिस्क कम रहेगा। सो प्रीटर्म बेबी में अगर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना हो तो टीपी से रिससिटेटर से करना है। अगर सीपैप भी प्रोवाइड करना है तो हम टीपी से प्रोवाइड कर सकते हैं। और प्रीमेच्योर बेबी की डिलीवरी से पहले हम सर्फेक्टेंट भी रेडी रख सकते हैं। और सर्फेक्टेंट कब देना है, अगर बेबी को स्टेबलाइज करने के लिए, रिससिटेशन के लिए अगर बेबी को इंट्यूबेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो डिलीवरी रूम में हम सर्फेक्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज हम अर्ली रेस्क्यू सर्फेक्टेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और हम प्रीमेच्योर डिलीवरी में क्या ध्यान रखना है, प्रीमेच्योर बेबीज में आईवीएच का रिस्क होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को बेबी को जेंटली हैंडल करना है। बेबी के जो लोअर लिम्स हैं उनको इलेवेट नहीं करना है, उससे क्या होगा कि सेरेब्रल सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, आईवीएच हो सकता है। इसलिए कभी भी पैरों को ऊपर नहीं उठाना है। सेकंड क्या करना है, सीपैप का या फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर नहीं देना, उससे भी आईवीएच का रिस्क बढ़ेगा। कोई भी रैपिड बोलस अपने को नहीं देना है, उससे भी आईवीएच का रिस्क बढ़ेगा। और कोड मिल्किंग नहीं करनी है, लेस देन 29 वीकर बेबी में कभी भी कोड मिल्किंग नहीं करनी है। डिलेड कोड क्लैंपिंग कर सकते हैं, पर कोड मिल्किंग से क्या होगा, रैपिड बोलस लगेगा और उससे आईवीएच हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो हम प्रीटर्म बेबी के रिससिटेशन में ध्यान रखनी है। अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं न्यूमोथोरेक्स के बारे में। तो ड्यूरिंग रिससिटेशन न्यूमोथोरेक्स कैसे कब सस्पेक्ट करना है अपने को, अगर ऑल रिससिटिव एफर्ट्स के बाद भी बेबी इंप्रूव नहीं हो रहा, अगर पीपीवी कर लिया हमने, फिर चेस्ट कंप्रेशन कर लिया, इंट्यूबेशन कर लिया, एड्रेनलिन भी दे दिया, उसके बाद भी बेबी इंप्रूव नहीं हो रहा, उसके बाद भी हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हो रही, तो उसमें हम सस्पेक्ट करेंगे कहीं न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लिनिकली देखेंगे। अगर न्यूमोथोरेक्स है तो सेम साइड की, जिधर साइड में न्यूमोथोरेक्स है उस साइड की चेस्ट थोड़ी फुल लगेगी, उस साइड का चेस्ट राइज भी अपने को कम मिलेगा।
ऑस्कल्टेट करने पे सेम साइड में एयर एंट्री अपने को डिक्रीज मिलेगी। हार्ट साउंड अपने को डिस्टेंट हार्ट साउंड या बिल्कुल फीबल हार्ट साउंड्स मिलेगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स क्लिनिकली अपने दे सकते हैं, पर कंफर्म करने के लिए अपने पास ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करेंगे। अगर कोल्ड लाइट अवेलेबल है तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करके हम कंफर्म करेंगे कि न्यूमोथोरैक्स है या नहीं है। तो न्यूमोथोरैक्स अगर है तो उसको ड्रेन करना पड़ेगा, उसके बिना बेबी की हार्ट रेट इंप्रूव नहीं होगी। तो ड्रेन करने के लिए क्या करना है, पहले तो इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए अपने को नीडल थोरेकोटोमी करनी है। अब नीडल थोरेकोटोमी कहाँ पे करनी है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकल लाइन, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन में अपने को नीडल डालनी है और अदर एंड स्काल्प पिन सेट का अदर एंड अपने को डालना है, वाटर में सबमर्ज करना है और अपने को देखना है कि बबल्स आ रहे नहीं कर रहे। ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। इसके बाद में डेफिनेटिवली अपने को आईसीडी तो इंसर्ट करनी ही है, पर इमीडिएटली हार्ट रेट को इंप्रूव करने के लिए अपने को नीडल थोरेकोटोमी करनी है। बाद में जब आईसीडी इंसर्ट करनी तो आईसीडी इंसर्ट कहाँ पे करनी है, आईसीडी इंसर्ट करनी है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में। तो दोनों का डिफरेंस समझो, नीडल थोरेकोटोमी करनी है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन, और आईसीडी ट्रोकार इंसर्ट करना है, वो करना है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो बेबी सुपाइन पोजीशन में तो एयर ऊपर की तरफ है, तो अपने को एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में और थोड़ा ऊपर की तरफ इंसर्ट करना है ताकि वो एयर ड्रेन हो जाए। उसके लिए हम ये ट्रोकार यूज कर सकते हैं, आईसीडी ट्रोकार है। आईसीडी ट्रोकार को कैसे इंसर्ट करना है, रिब्स के अपर बॉर्डर पे इंसर्ट करना है, लोअर बॉर्डर पे नर्व्स एंड वेसल्स होती है वो डैमेज हो सकती है, इसलिए अपर बॉर्डर पे इंसर्ट करना है, स्क्रू लाइक मूवमेंट्स इंसर्ट करना है जब तक गिव अवे आ जाए। तो उसके बाद ट्रोकार को निकाल देना है और अपने को बैक कनेक्ट कर देना है। ये हो गया न्यूमोथोरैक्स के लिए। जैसे ही एयर ड्रेन होगी इमीडिएटली हार्ट रेट और सैचुरेशन इंप्रूव हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो ड्यूरिंग रिससिटेशन डिलीवरी रूम में प्लूरल इफ्यूजन कब सस्पेक्ट करना है, अगर किसी बेबी में हाइड्रॉप्स के फीचर्स है। हाइड्रॉप्स के क्या फीचर्स होते हैं, जनरलाइज एडिमा होगा, एसाइटिस होगा, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है और आरएच नेगेटिव मदर हो सकती है। इंट्रायूटेराइन एंटीनेटल भी डायग्नोज हो सकता है। अगर किसी हाइड्रॉप्स के बेबी में, इडिमेटस बेबी में अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, सीवियर पीपीवी और इंट्यूबेशन के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो उसमें प्लूरल इफ्यूजन हम सस्पेक्ट करेंगे। और अगर बेबी सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, हाइपोक्सिया इंट्यूबेशन के बाद में भी है, तो उसमें हम आईसीडी इंसर्ट करना पड़ेगा प्लूरल इफ्यूजन को ड्रेन करने के लिए ताकि सैचुरेशन इंप्रूव हो सके। तो अपने को डिफरेंस समझ लेना है कि प्लूरल इफ्यूजन में आईसीडी कहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो जब भी वाटर होता है, इफ्यूजन क्या है, वाटर है, वाटर क्या होगा, नीचे के डिपेंडेंट पार्ट में जमा रहेगा। तो इसलिए प्लूरल इफ्यूजन में आईसीडी अपने को डालनी है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में, मतलब नीचे की तरफ। ये नीचे पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन है, यहाँ पे ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट पार्ट में अपने को आईसीडी डालनी, वही सेम 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। न्यूमोथोरैक्स में आईसीडी कहाँ पे डाल रहे थे अपन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में ऊपर की तरफ, जबकि प्लूरल इफ्यूजन में कहाँ पे डाल रहे हैं, डिपेंडेंट पार्ट में नीचे की तरफ पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। वहाँ से डालना है और फिर इफ्यूजन को ड्रेन करना है, उसके बाद सैचुरेशन इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं पिएरे-रोबिन सिंड्रोम। अगर डिलीवरी टाइम हमने देखा कि डिलीवरी पे बेबी है, पिएरे-रोबिन सीक्वेंस का बेबी है, तो पिएरे-रोबिन सीक्वेंस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिट्रोग्नेथिया, क्लेफ्ट पैलेट एंड ग्लोसोप्टोसिस। ग्लोसोप्टोसिस मतलब टंग फॉल हो रही है पोस्टीरियर एयरवे में और वो नेजोफेरिंग्स को, पोस्टीरियर फेरिंग्स को ब्लॉक कर रही है और एयरवे को ब्लॉक कर रही है। तो इन बेबीज में क्या करना है अपने को, इन बेबीज को अपने को इमीडिएटली प्रोन पोजीशन में लेटाना है, जिससे क्या कि टंग एंटीरियर साइड में आएगी और एयरवे पेटेंट हो जाएगा। तो प्रोन पोजीशन में लेटाना है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो अपने क्या कर सकते हैं, नेजल एयरवे इंसर्ट कर सकते हैं, जो अपन एक ईटी ले सकते हैं 2.5 साइज की, उससे नेजल एयरवे से इंसर्ट करना है और टिप कहाँ तक जाएगी, नेजोफेरिंग्स तक। तो वो एक एयरवे पेटेंट हो गया, तो जो ब्लॉक हो रहा था टंग की वजह से वो पेटेंट हो जाएगा और यहाँ से अपना वेंटिलेशन हो जाएगा। तो ये करना है पिएरे-रोबिन सीक्वेंस में। पिएरे-रोबिन सीक्वेंस को बेबीज को इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनका मैंडिबल प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुआ, तो इंट्यूबेशन बहुत डिफिकल्ट रहता है। अगर इंट्यूबेट नहीं हो पा रहा है बेबी तो हम लेरिंजियल मास्क एयरवे यूज कर सकते हैं, LMA। अदरवाइज
नेजल एयरवे आप इंसर्ट कर सकते हैं, इससे भी वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो ये था पियरे रॉबिन सीक्वेंस। नेक्स्ट केस है कोइनल अट्रेजिया। अगर कोई बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है बट बेबी क्राई करने पे सैचुरेशन इंप्रूव हो रहा है, तो वो कोइनल अट्रेजिया हो सकता है। बायलैटरल कोइनल अट्रेजिया में क्या होता है, जो पोस्टीरियर नेजोफेरिंग्स है बिल्कुल ब्लॉक है, तो बेबी नोज से ब्रीथ नहीं कर सकता। और न्यूबॉर्न बेबीज ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स होते हैं, वो माउथ से ब्रीथ नहीं कर पाते, तो उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। बट जैसे ही बेबी क्राई करता है तो माउथ से ब्रीथ करता है और उसका सैचुरेशन इंप्रूव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें ओरल एयरवे इंसर्ट करते हैं। जैसे हम पियरे रॉबिन में नेजल एयरवे इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पे अपने को ओरल एयरवे को पेटेंट करना है, क्योंकि नेजल तो अपन कर नहीं सकते, तो ओरल एयरवे को पेटेंट करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इंसर्ट कर सकते हैं। निप्पल है, पेसिफायर है, उसका एंटीरियर पार्ट कट करके इसको इंसर्ट करके यहाँ से ये नेजल एयरवे को अपन ये ओरल एयरवे को पेटेंट रख सकते हैं, या फिर ओरल एयरवे आते हैं वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। या फिर हम सेम ईटी ट्यूब भी ओरल एयरवे से इंसर्ट करके और टिप नेजोफेरिंग्स तक इंसर्ट करके इससे भी हम एयरवे को पेटेंट कर सकते हैं। तो ये होता है बायलैटरल कोइनल अट्रेजिया। बायलैटरल कोइनल अट्रेजिया को कंफर्म कैसे करेंगे, दोनों तरफ एनजी डाल के देखेंगे। अगर कोई भी साइज के 6 नंबर के एनजी भी अब इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं और बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, हाइपोक्सिया है, तो मोस्टली कोइनल अट्रेजिया है। कंफर्मेटरी तो सीटी स्कैन होगा। नेक्स्ट सिनेरियो है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या होता है कि डायफ्राम से यहाँ हर्निएट होके जो बाउल लूप्स है वो थोरैक्स में चले गए। थोरैक्स में जाके वो क्या कर रहे हैं, एक साइड के लंग को कंप्रेस कर रहे हैं, तो लंग कोलैप्स हो गया। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि एक साइड का लंग कोलैप्स हो रहा है बाउल लूप्स की वजह से। तो ऐसे टाइम में क्या करना, अगर एंटीनेटली अपने को पता है एंटीनेटली डायग्नोस्ड है, तो अपने को क्या करना है, अगर बेबी को पॉजिटिव प्रेशर एयरवे की जरूरत है तो अपने को मास्क से कभी भी पॉजिटिव प्रेशर एयरवे नहीं देना। सीडीएच के केस में इमीडिएटली इंट्यूबेट करना है और उसके बाद ही अपने को पीपीवी देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि अगर अपन मास्क से देंगे तो बहुत सारी एयर स्टोमक में भी जाएगी, बाउल्स में भी जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी और डिस्टेंड होगा। अगर इंटेस्टाइन डिस्टेंड होगी तो लंग्स और कंप्रेस होंगे, लंग और कोलैप्स होगा तो और हाइपोक्सिया होगा और डिस्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए अपने को इंट्यूबेट करके पीपीवी देना है। तो इंट्यूबेट करने से क्या, एयर ओनली ट्रेकिया में जाएगी, लंग्स में जाएगी, इसोफेगस में और स्टोमक में नहीं जाएगी। तो ये करना है। दूसरा क्या करना है, इंटेस्टाइन एंड स्टोमक को डीफ्लेट करना है, डीकंप्रेस करना है। उसके लिए अपने को हमेशा एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी है। तो एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी है ताकि वो जो भी एरोफेजिया हुआ है वो डीकंप्रेस हो जाए, ताकि लंग्स थोड़ा से इन्फ्लेट हो सके और सैचुरेशन और डिस्ट्रेस इंप्रूव हो सके। तो ये करना है अपने को कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया में। 2 चीजें करनी है, एनजी ट्यूब डालनी है और इंट्यूबेट करके ही पीपीवी देना है। नेक्स्ट केस है, अगर मदर को ओपियोइड्स अगर ड्यूरिंग डिलीवरी या डिलीवरी से पहले ओपियोइड्स दिया गया है या जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, तो बेबी में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और बेबी बर्थ के टाइम बर्थ एस्फिक्सिया जैसा प्रेजेंट हो सकता है, बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा हो सकता है। तो उस केस में क्या करना है, नॉर्मली जो अपन करते हैं इनिशियल स्टेप्स पीपीवी वो सब अपने को करना है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अपने को पीपीवी स्टार्ट कर देना है। इसमें नैलोक्सोन का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए डिलीवरी रूम में नैलोक्सोन रिकमेंडेड नहीं है। ओनली जो नॉर्मल रूटीन वेंटिलेशन है पीपीवी अपने को वही कंटिन्यू करना है अगर मदर को जनरल एनेस्थीसिया ओपियोइड्स मिला है। नेक्स्ट केस है, अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी कारण से, या तो थिक सिक्रेशंस या थिक मेकोनियम से बिल्कुल ट्रेकिया बिल्कुल ब्लॉक हो रही है, तो उस केस में हम ट्रेकियल सक्शन कर सकते हैं। ट्रेकियल डायरेक्टली हम ट्रेकिया का सक्शन कर सकते हैं। रूटीनली ट्रेकियल सक्शन आजकल रिकमेंडेड नहीं है मेकोनियम एस्पिरेशन के लिए, पर अगर ब्लॉक हो रहा है अपना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सक्शन के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, चेस्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे केसेस में ट्रेकियल एस्पिरेटर से डायरेक्टली ईटी से हम ट्रेकिया का सक्शन कर सकते हैं। उससे एयरवे पेटेंट हो जाएगा और उससे वेंटिलेशन इंप्रूव होगा। नेक्स्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या मेनिंगोमाइलोसिल। तो अगर कोई भी बेबी डिलीवर होता है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है या मेनिंगोमाइलोसिल है, तो उस केस में बेबी को कभी भी सुपाइन पोजीशन में अपने को नहीं लेटाना है और बैक को रब नहीं करनी है। तो अपने को लेटरल पोजीशन में लेटाना है या सुपाइन में लेटाना है, तो पहले बैंडेज का एक अपने को डोनट बनाना है और उसके ऊपर लेटाना है। नहीं तो क्या होगा, उससे वो रप्चर हो सकता है और इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज होता है उससे।
और 10th और फाइनल सिनेरियो है अपना एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, गैस्ट्रोस्किसिस और उम्फेलोसिस। इसमें क्या है, एब्डोमिनल वॉल बिल्कुल ओपन है और इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल ओपन है, इंटेस्टाइन और अदर इंटरनल ऑर्गन बिल्कुल ओपन है। तो इस केस में क्या होता है कि इवैपोरेटिव हीट लॉस होता है और बच्चा डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जा सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अपने क्या करना है, बेबी को एक स्टेराइल प्लास्टिक बैग में कवर कर देना है ताकि इवैपोरेटिव हीट लॉस को प्रिवेंट किया जा सके और उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। और बेबी को राइट लेटरल पोजीशन में लेटाना है ताकि बाउल का परफ्यूजन इंप्रूव हो सके। तो ये टोटल 10 पॉइंट्स थे, 10 स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिनमें एनआरपी में नियोनेटल रिससिटेशन कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एनआरपी की समरी 10 मिनट्स में। थैंक यू सो मच।